नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर मुनाफा वसूली जारी है। पिछला क्वार्टर सोने में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली जिस तरह का क्वार्टर रहा, ये शायद 13 साल में सबसे बड़ी गिरावट हमने सोने में यहां पर दर्ज होते हुए देखी। अब इस महीने और इस क्वार्टर से क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मॉनसून की, जहाँ पर जून का महीना 40% की डेफिशिएंट रेन के साथ बंद हुआ है। जुलाई की शुरुआत यहाँ पर ज़रूर अच्छी हुई है, लेकिन आगे जुलाई कैसा रह सकता है, इस पर भी होगी बातचीत। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेट्रोलॉजी महेश पलावट एंड कोटक सिक्योरिटीज से सुनील काटके। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सुनील, सबसे पहले सोने के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी क्या सेंस है, इतनी बड़ी मुनाफा वसूली के बाद करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। मुझे लगता है गोल्ड $4,000 के नीचे थोड़ा वीकर सेंटिमेंट ही दिखा रहा है। आज भी डोमेस्टिक मार्केट में 1% डाउन है, 1,41,000 के आसपास अगस्त का वायदा ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। अल्टीमेटली इसमें 2 या 3 फेड रेट हाइक का इस साल का जो प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट प्राइस इन कर रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो हैं दबाव में है। US डॉलर इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो वो ऑन द हायर साइड है, ट्रेजरी यील्ड्स भी ऑन द हायर साइड है, और जो ओवरऑल ETF में जो इन्वेस्टमेंट था वो भी कहीं ना कहीं आउटफ्लो के तौर पे एक रुझान दिखाते नजर आ रहा है। तो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है ETF फ्रंट पे भी, तो उससे दबाव है। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इवन मार्केट आज का भी जो फेड का चेयर का जो मीटिंग है उसका भी एक स्टांस पे ध्यान रखेगा। केविन वॉश जो नए फेड चेयरमैन बने हैं, तो उनका स्टांस अकोमोडेटिव रहेगा या ऑन द टाइटर साइड रहेगा, वो एक ध्यान में रखने का नीड है। मुझे लगता है ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो सेफ हेवन अपील गोल्ड का था वो टू एन एक्सटेंट डिमिनिश हुआ है, और मजबूत डॉलर और ब्याज दरें अगर ऑन द हायर साइड ही रहेंगी तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा और कंटिन्यू कर सकता है। डाउन साइड बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि लिमिट है। $3,700 $3,800 का एक बॉटम मुझे लगता है कि गोल्ड बना सकता है। हवेवर अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है तो मुझे लगता है ये उतना बुरा रेट नहीं है। जनवरी में $5,600 का हाई बनाया था। डोमेस्टिक मार्केट में 1,90,000 तक का भी रेट दिखा था। 1,40,000 अभी ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है स्टैगर्ड वे में बाई तो कर ही सकते हैं, बट अगर एक हफ्ता 10 दिन का कोई व्यू देख के चल रहा है तो मुझे लगता है जो मजबूती है डॉलर इंडेक्स में उससे थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। एक बार $3,800 तक का लेवल यानी $170 और करेक्ट होते हुए नजर आ सकता है एक हफ्ते 10 दिन में। डोमेस्टिक मार्केट में 1,38,000 तक का एक लेवल यानी $3,000 का करेक्शन मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर बन सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक्यूमुलेशन लेवल्स आपके सामने बेहतरीन हैं। हमारे साथ मेटल फोकस के हर्षल बारोट भी हैं। हर्षल, सबसे पहले तो प्राइस पर ही सेंस, ऑफ कोर्स जैसे सुनील ने कहा, चाहे वो इक्विटी में वापस पैसा जाना है, डॉलर स्ट्रेंथ है जो कि 13-14 महीने के हाइज पर काम कर रहा है, और फिर ये फुल प्रोबेबिलिटी, फुल तो नहीं है एज ऑफ नाउ, 65 to 85% प्रोबेबिलिटी कि एक रेट हाइक आ सकती है। जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक फिलहाल जो ड्राइवर्स डेफिनेटली गोल्ड के वो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड ड्राइवर्स है। तो हमने देखा है कि मार्केट एक्चुअली एक्सट्रीम्स में चल रहा है एज फार एज मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस आर कंसर्न। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 से 2 रेट कट्स होंगे। फिर जब वॉर अपने पीक पे था तभी भी मार्केट्स में बहुत ज्यादा रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अब जबकि वॉर इन अ वे रिजॉल्व हो चुका है, ऑयल प्राइसेस अपने पीक से काफी करेक्ट हो चुकी है, तब मार्केट में सडनली बहुत ज्यादा हॉकिश एक्सपेक्टेशंस आ गई है। तो हमें लगता है कि वो थोड़ी ओवरडन है। वी डोंट थिंक के आउटराइट रेट हाइक्स फेड करेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रेट्स माइट स्टे where they are for this year, but we don't expect के बहुत ज्यादा रेट हाइक्स होंगी इस लेवल से। तो आई थिंक इवेंचुअली ये जब मार्केट में रियलाइजेशन आएगी तब गोल्ड प्राइस रिकवर करना शुरू करेंगे। तो शॉर्ट टर्म डेफिनेटली मोर डाउनसाइड पॉसिबल 3800 3850 जो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। सो शॉर्ट टर्म वीकनेस जारी रह सकती है, बट लॉन्गर टर्म हमारा व्यू अभी भी कायम है कि वी आर स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड। सो यस, सो दैट्स आवर व्यू फॉर नाउ। हर्षल, अगर हम इंडियन गोल्ड इंपोर्ट्स की यहाँ पर बात करें, वो नंबर्स आप कैसे बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि जनवरी में ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई था गोल्ड, इन्वेस्टमेंट डिमांड रिकॉर्ड पे थी, ETF बाइंग एट रिकॉर्ड्स थी, उसके बाद लगातार एक गिरावट बनती हुई नजर आई है। कैसे उसे एनालाइज करेंगे? जी बिल्कुल मनीषा जी, जैसे आपने कहा कि जनवरी फरवरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट्स इंडिया में थे। उसके बाद हमने एक सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू देखा है। तो फॉर एग्जांपल अप्रैल में अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो अप्रैल में भी हैड 45 टन्स अराउंड ऑफ इंपोर्ट्स। लास्ट मंथ का जो डेटा आ रहा है वो रफली 28-29 टन के इंपोर्ट्स है। तो
पिछले 2 महीनों में सिर्फ 75 टन के इंपोर्ट हुए। जून में भी हमारा अनुमान है कि शायद 20-25 टन के आसपास के इंपोर्ट होंगे। तो पूरे क्वार्टर में अराउंड 100 टन के इंपोर्ट होंगे, जो अगर आप हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करें तो काफी लो है, एटलीस्ट 15 to 20% लोअर होंगे। तो डेफिनेटली एक तो जो एक ब्रॉडर मूव था गवर्नमेंट की तरफ से डिस्करेज करने का गोल्ड बाइंग, आई थिंक उसका तो इम्पैक्ट है। प्लस डिस्पाइट द प्राइस करेक्शन, क्योंकि इंडिया में ड्यूटी हाइक भी हुआ, रूपी भी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो इंडिया में पर से प्राइस इतना ज्यादा नहीं डिक्लाइन किया जितना इंटरनेशनल मार्केट में। तो कंजम्पशन स्लो था, सीजनल फैक्टर्स की वजह से भी कंजम्पशन स्लो था। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 महीने तक शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, कि जब इंपोर्ट्स वीक रह सकते हैं। आई थिंक फेस्टिव सीजन ऑनवर्ड्स भी एक्सपेक्ट कि इंडिया में फर्मली डिमांड वापस आएगी। और अगर प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है ये लेवल्स पे 4000-3800 के लेवल पे नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक, तो आई थिंक वी कुड सी अ वेरी गुड फेस्टिव सीजन इन इंडिया। हर्षल, सभी ज्वेलर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि 18 और 14 और 9 कैरेट्स की तरफ वो यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो उनका फोकस रहने वाला है इस सीजन में जो अगस्त में स्टार्ट होगा। लेकिन अगर BIS का डेटा देखें तो वहां पर अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि जो हॉल मार्किंग है वो अभी भी हायर कैरेटेजेस की है। जी बिल्कुल, आई थिंक मनीषा, क्योंकि 22 कैरेट के पीसेस होते हैं, वो बाय वेट हायर होते हैं, तो हमेशा एज अ परसेंटेज अगर आप गोल्ड कंटेंट में करेंगे तो उसका शेयर हमेशा हायर ही रहेगा। तो हमें लगता है कि ये जो शिफ्ट है टुवर्ड्स 18 फॉर इट 14 वो डेफिनेटली ऑन गोइंग है लास्ट 2 साल से, बट इट्स अ स्लो शिफ्ट। वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, कि वो फॉर एग्जांपल 80% जो शेयर था 22 कैरेट का, वो अब जाके शायद 75% के आसपास है। तो आई थिंक इवेंचुअली इट विल मूव टुवर्ड्स 70% इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, अगर प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं। तो एक जो डेली वेयर सेगमेंट है, जो डिस्क्रिशनरी परचेज सेगमेंट है, उसमें डेफिनेटली ये पुश हो रहा है कि आप 18 कैरेट 14 कैरेट पीसेस को पुश करें बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। बट जो वेडिंग डिमांड है इंडिया में, जो एनीवेयर बिटवीन 50 to 55% ऑफ इंडिया टोटल डिमांड है, वो अभी भी प्रीडोमिनेंटली 22 कैरेट है। तो वो बहुत ज्यादा चेंज हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक देयर विल बी अ स्लो शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर कैरेट पीसेस, बट it will take next 3 to 4 years to be very visible. पॉइंट टेकन। हर्षल, एक फाइनल सवाल यहाँ पर चांदी में, जहाँ पर एक कंसर्न ये है सिल्वर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, और जिस तरह से अब सिल्वर का प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विद द मार्केट्स एंटिसिपेटिंग कि जब तक हम अगस्त सितंबर में पहुंचेंगे प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा अगर इंपोर्ट यहाँ पर क्लीन आउट नहीं होते हैं, DGFT की तरफ से वो लाइसेंसेज नहीं आते हैं। कितनी बड़ी कंसर्न ये है? आई थिंक ये बहुत बड़ी कंसर्न है ऑब्वियसली, क्योंकि इतने ज्यादा प्रीमियम्स सिल्वर में कल $4.5 प्रीमियम था, सो विच इज अ वेरी हाई प्रीमियम। इट्स प्योरली सप्लाई ड्रिवन प्रीमियम एट द मोमेंट के सप्लाई जो शॉर्टेज है। और फिलहाल जितनी हमारी कॉन्वर्जेशन है, देयर इज नो क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ के लाइसेंसेस कैसे वर्कआउट होंगे, कौन इसको अप्लाई करेगा, क्या बैंक अप्लाई करेंगे या बुलियन डीलर्स अप्लाई करेंगे। तो वो एक कंफ्यूजन है। तो आई थिंक जब फेस्टिव सीजन आएगा और डिमांड हमें पिकअप होती दिखेगी, क्योंकि प्राइस भी अब करेक्ट हो चुके हैं, तो आई थिंक ये प्रेशर बढ़ेगा। तो अनलेस द ट्रेड फिगर्स आउट कि सिल्वर इंपोर्ट्स कैसे इंडिया में लाए जाए, तब तक आई थिंक प्रीमियम्स इंडिया में काफी एलिवेटेड रह सकते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन जो है वो क्लियर है कि सिल्वर डोरे शायद आप ला सकते हो, बट सिल्वर डोरे हिस्टोरिकली इंडिया में बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में कभी आया नहीं है। और अपने जो डेफिनेशन भी है कि anywhere if you have 2% or more gold content in any डोरे, तो वो गोल्ड डोरे क्लासिफाई हो जाता है। तो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि आप आउटराइट प्योर सिल्वर डोरे ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे जिसमें गोल्ड कंटेंट है ही नहीं। तो आई थिंक वी विल वेट एंड सी, बट फिलहाल लग रहा है कि ये सप्लाई स्क्वीज जो है इंडिया में वो बरकरार रह सकती है। पॉइंट टेकन। हर्षल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो काफ़ी सारा डिटेल में एनालिसिस है गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर, जहां पर इंपोर्ट्स गिरते हुए नजर आए हैं। और जहां तक चांदी की बात है, ये ऑफ कोर्स एक कंसर्न है, हम रोजाना इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि DGFT की तरफ से यहां पर लाइसेंसेस क्लियर नहीं हुए हैं, चांदी का इंपोर्ट ऑलमोस्ट नदारद है। और अगर यही स्थिति आगे जाकर रही तो जो $4.5-5 के एज ऑफ नाउ प्रीमियम्स हैं चांदी में, वो आगे जाकर काफ़ी बढ़ सकते हैं। वेल, उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी यहाँ पर नज़र बरकरार रहेगी। लेकिन एक क्यों यहाँ पर मेटल्स पे ले लेते हैं सुनील से। कैसे देखते हैं आप सुनील? क्योंकि अगर हम जून का महीना देखें तो सभी मेटल्स गिरावट के साथ बंद हुए। एल्यूमिनियम 17% डाउन, कॉपर जिंक 6-7% की गिरावट यहाँ पर भी। जी मनीषा, आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है इंडस्ट्रियल मेटल। अगर हम देखते हैं तो लास्ट एक साल में जो अनप्रेसिडेंटेड रैली हमने कॉपर या एल्यूमिनियम में देखा, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। अभी उनको 2-3 क्यूज मिले हैं मार्केट में। एक तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में जो डिस्ट्रप्शंस थे वो टू एन एक्सटेंट ईज आउट होते हुए नजर आ रहा है। अभी वेसल्स थोड़ा इजीली पास थ्रू हो रहे हैं।
तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सप्लाई कंस्ट्रेंट था, जिसकी वजह से कॉपर का रिफाइनमेंट इंडस्ट्री इंपैक्टेड था, वो थोड़ा ईज आउट हो रहा है। और इवन अल्यूमिनियम टू एन एक्सटेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन ग्लोबल सप्लाई का 7% तक वहां से आता है, तो वो भी ईज आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो जो सप्लाई ग्लट्स थे टेम्पोररी बेसिस पे, वो ईज आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्राइसेस में थोड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा। उसके अलावा आई थिंक जो फेड का मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जो रुझान है, उससे भी ग्लोबल ग्रोथ को लेके थोड़े कंसर्न्स हैं, तो मुझे लगता है कि उसका भी एक इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स पे देखने को मिल रहा है। डॉलर भी मजबूत है, तो सारे डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज भी थोड़े प्रेशर में है। अगर हम स्ट्रक्चरली सप्लाई साइड देखते हैं तो अभी भी ओवरऑल डेफिसिट में है। कॉपर का अगर हम इन्वेंट्री देखते हैं तो शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पे अभी भी इन्वेंट्रीज आर ऑन द लोअर साइड, और जो माइन आउटपुट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन में ही है। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरली सप्लाई डेफिसिट जो है प्राइसेस को सपोर्ट करेगा ऑन द लोअर साइड। अभी के लिए मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन फेज में है। रेट हाइक्स के चलते थोड़ा प्रेशर और रहेगा, मुझे लगता है कॉपर में और 4 से 5% का करेक्शन शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम का थोड़ा स्टोरी अलग है, क्योंकि अभी मार्केट में जो चाइना का आउटपुट है वो अभी रिकॉर्ड हाई पे है, तो उसका भी एक प्रेशर जो है एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। और एक नया कैपेसिटी इंडोनेशिया से भी एल्यूमिनियम का सप्लाई का बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी और 4 या 5% करेक्ट हो सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कॉपर 1200 रुपए तक का लेवल एक बार दिखा सकता है, और एल्यूमिनियम मुझे लगता है 315 या 310 के लेवल तक डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट सुनील, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो लेवल्स यहाँ पर मेटल्स में बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसे सोने चांदी की बात हुई एक्यूमुलेशन लेवल्स वहाँ पर आपको ढूंढने भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब मॉनसून की कर लेते हैं। हमारे साथ स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेट्रोलॉजी महेश पलावट है। महेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जो हालत हमने यहाँ पर जून में होती हुई देखी है, 40% ऑफ डेफिशिएंसी यहाँ पर बारिश की। जुलाई की शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन क्या ये मान के चलें कि अब चिंताएं दूर हो जाएंगी, जुलाई बहुत बेहतर होगा? जी हाँ, अब ये मान के चलिए कि अब तक जो वेदर सिस्टम नहीं बन रहे थे, खास करके जो लो प्रेशर एरिया का इंतजार था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बनने चाहिए थे बे ऑफ बंगाल में, और सोमालिया की जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही थी, तो वो सारा फैक्टर सब शुरू हो गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि लो प्रेशर एरिया जल्दी ही बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो अंदर की तरफ आएगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि लास्ट 24 आवर्स में एमपी में कोस्टल महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउथ गुजरात सभी जगह पर अच्छी बारिश हुई है। तो पहले 10 दिन जुलाई के काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और मानसून का जो डेली एवरेज है उसको ये सरपास करेगा, और हो सकता है जो जून की डेफिसिट है उसको भी काफी हद तक ये कवर कर जाए पहले 10 दिनों में। और उसके बाद 10 दिन के बाद महेश जी क्या सेंस है? उसके बाद भी बहुत ज्यादा ऐसा डेफिसिट नहीं दिखाई दे रहा। तो जुलाई का महीना जो फर्स्ट हाफ तो अच्छा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हो सकता है कि अल नीनो का कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल कैटेगरी होती है जुलाई की, उसके हिसाब से मतलब जुलाई का जो एवरेज रेनफॉल होता है उसका 90 से 94% या 95% तक ये रेनफॉल हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जून के मुकाबले जुलाई का महीना अच्छा है, और जुलाई का महीना आपको मालूम है कि जुलाई का और अगस्त का महीना ही सबसे ज्यादा रेनिएस्ट मंथ होता है। अगर इसमें बारिश अच्छी रहती है तो फसलों के लिए काफी अच्छा होगा, सोइंग टाइम पर हो जाएगी, और उसके बाद भी फसलें जो वो सस्टेन कर पाएंगी। पॉइंट टेकन। सो महेश जी, एज ऑफ नाउ अगर हम जून के महीने में देखें तो चारों रीजन्स जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं वो काफ़ी लार्जली नेगेटिव रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी सेंट्रल इंडिया काफ़ी नेगेटिव रहा। यहाँ पर आपको लगता है कि अब बारिश होगी, क्योंकि गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़ ये सारे एरियाज में बहुत बड़ी डेफिशिएंसीज हैं? जी हाँ, देखिए आप पिछले 8-9 सालों से आप देखें तो जो भी लो प्रेशर एरिया या वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते थे, वो वेस्टर्नली मूवमेंट कर रहे थे। अर्लियर क्या होता था कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते थे। तो जो मानसून का पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी ये जो फिलहाल वेदर सिस्टम बन रहे हैं, वो भी मॉडल यही दिखा रहे हैं कि वो सेंट्रल इंडिया होते हुए गुजरात तक आएंगे। तो गुजरात में अभी तक जो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी वहीं पर है, 92% सौराष्ट्र कच्छ में है। तो वो सारा जो डेफिशिएंसी है काफी हद तक उसको ये वाइप आउट कर देंगे। और जो सेंट्रल इंडिया है आपका, साउथ छत्तीसगढ़ हो गया, विदर्भ है, साउथ एमपी है, और जो साउथ ईस्ट राजस्थान है, या कोटा, बूंदीवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, ये जो इलाके हैं, और उसके साथ साथ गुजरात के कई इलाकों में पहले 10-12 दिनों में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। तो जितना भी पानी की वहां पर कमी है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी, और वहां के जो रिजर्वर्स वगैरह है उसमें भी काफी ज्यादा पानी आ जाएगा, जो आगे के लिए भी यूज हो पाएगा।
टेकन। महेश जी, अगर हम महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करें, और काफ़ी हद तक पंजाब हरियाणा की बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, यहाँ पर महाराष्ट्र स्पेशली इरिगेशन बहुत पुअर है, रेन फेड ज़्यादा है। ये मान के चलें कि जुलाई यहाँ पर बेहतरीन निकलेगा, जैसे आपने भी कहा बड़ी डेफिशिएंसी यहाँ पर भी है। और मुंबई के बारे में क्या लगता है? मुंबई के बारे में तो आप देखिए, अगले जो 5-6 दिन है वो बहुत ज्यादा रेनी है, और 3, 4, 5 तारीख को अच्छी बारिश है, तेज बारिश की संभावना है। यानी फ्लडिंग रेन जैसी होती है, जो वाटर लॉगिंग जो हो जाता है, ट्रैफिक जाम का संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि वेदर सिस्टम साउथ गुजरात और नॉर्थ कोस्टल महाराष्ट्र में आएगा। तो और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपका विदर्भ और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, जैसे कि नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार, ये सारे, संभाजीनगर, इन सारे इलाकों को कवर कर लेगा। मराठवाड़ा के जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसे धाराशिव है और परभनी है, ये जालना वगैरह, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो महाराष्ट्र में काफी हद तक शुरुआती दौर में फर्स्ट 15 डेज में पानी की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी, और जो जलाशय अगर भर जाते हैं, क्योंकि अच्छी बारिश की संभावना है, तो वो आगे का जो जुलाई का महीना है वो अच्छा निकलने की संभावना दिखाई देती है। जी, जहाँ तक एल निनो की बात है, उसके ऊपर अब क्या सेंस है? बिकॉज आईएमडी की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से जून वीक है, जुलाई अगस्त मॉडरेट एंड सितंबर सिवियर। आपकी क्या सेंस है? अभी जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो ब्यूरो ऑफ पेट्रोलॉजी वगैरह ने दिया है कि इंडियन ओशन डाइपोल हो सकता है कि आगे जाकर के बैक एंड ऑफ अगस्त और सितंबर में हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। तो वो काफी हद तक, अगर ऐसा होता है, तो अभी तो ये अंदाजा ही है, क्योंकि इतना लंबा फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं होता। अगर ये होता है तो अल नीनो के इम्पैक्ट को काफी कम करेगा, तो हो सकता है कि सितंबर में बारिश थोड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन अभी का जो फोरकास्ट है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग अल नीनो है, तो हो सकता है कि जुलाई खत्म होते होते इसका इम्पैक्ट दिखाई देने लग जाए, अगस्त में भी इसका इम्पैक्ट दिखाई दे। तो ये जो शुरुआती दौर है, इसी में आप मान के चलिए बारिश अच्छी होगी। अगस्त का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। तो इसीलिए किसानों को हमने यही सलाह दी है कि ऐसी फसल की तरफ जाएं जिसमें पानी की कम से कम जरूरत हो, और मतलब पहले से अपने आप को तैयार रखें, और ये मान के चले कि अगस्त का महीना थोड़ा सा डेफिशिएंट हो सकता है। पॉइंट टेकन। महेश बलावट जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बहुत विस्तार में हमें वो समझाने के लिए भी। तो क्लियरली जुलाई का महीना यहाँ पर बेहतर लग रहा है। 40% डेफिशिएंसी जून में होने के बाद जुलाई शायद आपको यहाँ पर 94-95% की एक अच्छी मॉनसून दे सकता है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार है, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में। और सरकारी बॉन्ड यील्ड्स में जुलाई की जो शुरुआत हुई है वो ऑन अ स्टेडी नोट हुई है। G-Sex पर निवेशकों का भरोसा मजबूत है, सेंटिमेंट्स अच्छा है। और जून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बॉन्ड डील्स में करीबन 26 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हमने आते हुए देखी, जो कि जुलाई 2019 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। और अगर पूरे जून क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पर 28 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आते हुए नजर आई, जो कि मार्च 2020 क्वार्टर के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। पहले आरबीआई के कदमों के बाद जून में बॉन्ड्स में यहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी है। कैपिटल इनफ्लोज बढ़ाने वाले कदमों के बाद यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। आरबीआई ने टैक्स कट्स किए, नए बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए, और एफपीआईज ने यहाँ पर दिलचस्पी भी दिखाई। रुपए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने इसे भी क्वार्टर में 0.3% मजबूत होते हुए देखा, जो कि मार्च 2025 के बाद पहले क्वार्टर में ऐसा हुआ है जहाँ पर रुपए ने मजबूती के साथ कारोबार किया है। ओवरऑल अगर इनफ्लोज देखे जाएं तो जून में एफपीआईज ने रिकॉर्ड $4.4 बिलियन की यहाँ पर खरीदारी करी है, और काफ़ी सपोर्ट बाजार ने एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में भी बनता हुआ नजर आएगा। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हमने कल यहाँ पर 5 राज्यों में 1.36 लाख करोड़ रुपए जुटाते हुए देखा। आरबीआई की इसके बारे में रिपोर्ट भी कल शाम को आई है। अब आगे जाकर बाजार यूएस की जो दरें बढ़ने की बात है, जहां पर एक 67 प्रोबेबिलिटी के साथ काम हो रहा है कि सितंबर में एक रेट हाइक यहां पर देखने को मिल पाएगी, इसके क्यूज देखता हुआ नजर आएगा। फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है और उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। एंड फाइनली अगर आज के प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस को देखा जाए तो यहाँ पर एचडीबी फाइनेंशियल का सबसे बड़ा इशुएंस है। 14.5 बिलियन जुटाना चाहते हैं जून 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ। एनआईएफ इंफ्रा भी बाजार में है और 10.5 बिलियन ये भी जुटाना चाहते हैं 2 बॉन्ड्स के जरिए। एम्बियम फिनसर्व 300 मिलियन जुटाना चाहते हैं और ये 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं। एंड स्क्वाड्रन डेवलपर्स फाइनली आपकी स्क्रीन पे है, 250 मिलियन की जरूरत इनको भी है और 2030 के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये भी आज बाजार में है। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।